नमस्कार, मैं प्राणशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अब अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। लंबे वक्त से शिवसेना पार्टी पर लगातार सुनवाई चल रही है और आखिरकार असली शिव सैनिक अब कोर्ट की तरफ से किसे बताया जाएगा, उद्धव ठाकरे का गुट या फिर एकनाथ शिंदे का गुट, क्योंकि 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अपना अंतिम आदेश सुना दिया। चुनाव आयोग का यहां पर कहना साफ तौर पर रहा, बहुमत के आधार पर कि एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया जा रहा है, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव गुट को यही उम्मीदें हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये दलीलें रखी गई सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की तरफ से कि अब जो फैसला लिया गया है यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से, उस फैसले के बाद कहीं ना कहीं अब शिवसेना पार्टी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह एकनाथ शिंदे छीन सकते हैं और 16 विधायकों की अयोग्यता पर जब तक फैसला नहीं लिया गया तब तक आखिरकार यहाँ पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला क्यों सुना दिया। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको रुक कराना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, राज्यपाल के फैसले को ध्यान में रखते हुए साफ तौर पर कहा कि राज्यपाल का विश्वास मत बुलाने का फैसला गलत था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए हम उनकी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। दूसरी ही तरफ यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा, मांग की, उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होने से पहले इस्तीफा दे दिया गया, इसका मतलब उन्होंने खुद ही हार स्वीकार कर ली। वहीं सीजेआई ने यहां पर कहा कि उद्धव ठाकरे गुट से फ्लोर टेस्ट में शामिल हुआ होता तो राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक पाए जाने पर हम कुछ कर सकते थे, तब हम फ्लोर टेस्ट को गलत ठहरा सकते थे। अब अगर हम अपनी सरकार को दोबारा बहाल कर देते हैं तो संवैधानिक परेशानियां पैदा हो जाएंगी। यहां पर सीजेआई ने ये तमाम बातें रखी और सीजेआई का कहना रहा कि अगर विधायकों का कोई समूह समर्थन वापसी का दावा करे तो क्या राज्यपाल सदन के संख्या बल की स्थिति जांच नहीं कर सकते। वहीं कपिल सिब्बल ने यहां पर कहा, नहीं, 10वीं अनुसूची के बाद ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि वे किसी गुट के आधार पर विश्वास नहीं मांग सकते। और सिब्बल ने यहाँ पर आगे जस्टिस नरसिम्हा की बात पर भी अपनी बात रखी कि आपका ये तर्क कभी कभी खतरनाक हो सकता है। पार्टी में अक्सर एक नेता की चलती है, किसी को भी आज़ादी नहीं, कई बार पार्टी एक ही बार परिवार चलाता है। सिब्बल कहते हैं कि मैं अपनी शिकायत रख रहा हूं, समस्या ये है कि हम वापस दल बदल युग में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये तमाम दलीलें रखी गई हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें क्या वाकई में यहाँ पर काम आ पाएंगी। यहाँ पर सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी पीयूष से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में एक नया टर्निंग पॉइंट आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो क्या पीयूष, आपको लगता है उद्धव ठाकरे गुट को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर सीजेआई ने अपनी बातें रखी, जैसा कि हमने दलीलों के बारे में बताया ही, तो क्या यहाँ पर फ्लोर टेस्ट से पहले जो उन्होंने इस्तीफा दिया, वाकई में उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली थी? और देवेंद्र फडणवीस का साफ तौर पर कहना यही रहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार जब तक नहीं गिर जाएगी वह सुकून से नहीं बैठेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सरकार तो गिरेगी नहीं जब तक सुकून से नहीं बैठेंगे, ये तो बिल्कुल बोला था उन्होंने। और अगर बात की जाए, उन्होंने पहले ही अपनी हार मान ली थी, क्योंकि इस्तीफा दे दिया था फ्लोर टेस्ट से पहले ही। फ्लोर टेस्ट में जीत भी हुई, ठीक है। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था कि धनुष जो बाण था वो उनको दे दिया जाए, एकनाथ शिंदे को, उसके बाद अब देखिए कि फैसला सुरक्षित हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब सबकी जो सांसें हैं वो अटकी पड़ी है कि फैसला जाएगा किसके हाथ में। लेकिन कयास और अटकलें यही लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को शायद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे झटका मिल सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को जीत मिल सकती है। अगर कपिल सिब्बल की माने तो कपिल सिब्बल ने काफ़ी अच्छी दलीलें दी हैं, लेकिन जो विपक्ष के जो वकील थे वो उन्होंने भी देखिए बोला है कि एकनाथ शिंदे के पास ही देखिए बहुमत है, जो उनके रूट्स हैं, जिसलिए शिवसेना बनाई गई थी उसी रूट्स पे चलकर देखिए वो एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अपने रूट से भटक गए थे। तो ये जो था पूरा आधार रखा गया था। और अब उद्धव ठाकरे के बस ये है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी शिवसेना वापस ले, ताकि आने वाले चुनाव में उनको फायदा हो सके। ये पूरा प्लान है उनका। आपको क्या लगता है जो फैसला सुरक्षित किया गया है, क्या उस फैसले के मुताबिक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में अब फैसला आने की उम्मीदें दिख रही हैं आपको? क्योंकि चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर अपना तर्क रख दिया है कि जो उनका फैसला रहा वो तार्किक रहा था।
नहीं बिल्कुल, देखिए तार्किक तो रहा था, उन्होंने तर्क काफ़ी अच्छे दिए थे। लेकिन अगर बात की जाए, आप अगर मेरी राय माने तो मुझे लगता है कि शायद उद्धव ठाकरे को झटका लग सकता है। मैं कयास और रटकोलों की बात नहीं कर रहा। मुझे, अगर मेरे को जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास शायद शिवसेना नहीं जाएगी, एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगी। जो कि अभी देखिए उनका जो कि तीर कमान है वो उनके पास है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए कि इस वक्त बहुमत उनके पास है पहले तो, और इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि देखो, जबकि तीर कमान इनका एकनाथ शिंदे का, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसले का शायद मेरे ख्याल से मान रखेगा, जहाँ तक मेरी बात है। जैसा कि यहाँ पर पीयूष ने अपनी बातें रखी हैं, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में उद्धव ठाकरे को यहाँ पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिल सकता है। यहाँ पर अगली राय रहेगी यहाँ पर आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों पर अगर रुख किया जाए तो क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे जीत बोलते हुए नजर आ सकते हैं? अगर जीत यहाँ पर नहीं होती है तो क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे की रणनीति वाकई में अपनी पत्नी को एक्टिव करने के लिए हो सकती है? बीएमसी चुनाव को लेकर यही कहा जा रहा है कि रश्मि ठाकरे बीएमसी चुनाव में अब आगे आ सकती हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर आक्रोश रैली जो देखने को मिली उसमें भी वह नजर आई हैं और बागी विधायकों को मनाने के लिए भी वह नजर आई हैं। इसके आगे अब आपको क्या लगता है कि रश्मि ठाकरे की रणनीति अब क्या कुछ हो सकती है? क्योंकि उनका कहना ये रहा कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए, संपादकीय पद पर भी वह रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है? देखिए प्रांशी, सबसे पहले अगर कल के फैसले पे हमारा आप ध्यान दें तो समझ में एक चीज़ आ जाएगा कि इससे पहले ही जो चुनाव आयोग ने कहा, और उसके बाद भले ही अपने आत्मा के शांति के लिए भले ही उद्धव ठाकरे कहीं भी चले जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके फेवर में ये फैसले आने वाले हैं। क्योंकि देखिए आज देश में लगभग वो वाली कहावत जो है लगभग जगह इम्प्लीमेंट हो रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली ही कहानी है। आज आप यूपी चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, देखिए कानून पे आपका बोलबाला है। कानून पे अगर आप थोड़े पैसे वाले हैं, सोर्स है, तो फिर आप अगर गुनाह आपने किया है तभी आप बच जाएंगे। ये चीज़ें हम सबको देखती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए रश्मि ठाकरे की बात तो बात की है, मुख्यमंत्री बनना बात की है, महिलाओं के जिक्र बाद में होता है। पहली बात तो इन बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं, तो ये बनाने की बात कहाँ से आ जाएगी? क्योंकि देखिए पहले सीएम कुर्सी चली गई, उसके बाद पार्टी भी चली गई, चिन्ह भी चला ही गया, अब इनके पास बचाएगा। इसीलिए शरद पवार ने एक नसीहत भी दी थी, शायद उन्हें मान ही लेना चाहिए था कि भाई नहीं, शुरुआत कीजिए, फिर कुछ कर सकते हैं। फिर भी चलिए अपने कहते हैं कि आत्मसम्मान के लिए उन्होंने गया है। अब देखिए सुरक्षित फैसला है, क्या आता है। मुझे लगता है कि शायद उनके फेवर में आना मुश्किल है, अभी देखिए क्या होता है। जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे के फेवर में यहाँ पर फैसले आते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन आखिरी सवाल यहाँ पर अबरार से रहेगा, जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सियासत को लेकर लगातार आप सभी को जानकारी दे रहे हैं। अबरार, यहाँ पर जो आज बड़ी जानकारी सामने आई वो यही रही कि कहीं ना कहीं एनसीपी में एक बड़ी टूट हमें देखने को मिल सकती है और विधायकों की उस टूट को संभालने के लिए अजीत पवार ने कह दिया कि वह जॉइंट उम्मीदवार को अब आगे उतारेंगे अगर कोई भी विधायक बीजेपी के समर्थन में आता है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर एनसीपी की चाणक्य जो कहे जाते हैं शरद पवार, वो रणनीति काम आएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है महाराष्ट्र की सियासत में जो क्षेत्रीय दल है ख़ासतौर से उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाह रही है, क्योंकि अगर वो तमाम क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे तो बीजेपी की दावेदारी कहीं ना कहीं जो पीछे हटती नजर आएगी। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो शिवसेना पार्टी के बाद अगर कोई क्षेत्रीय दल के रूप में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है तो वो एनसीपी है, और एनसीपी की बारी अब आ गई है क्योंकि शिवसेना पार्टी पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो चुकी है। अब कहें कि उद्धव ठाकरे फिर से अगर उसी ताकत को जो है एक तरीके से राजनीति में अपनाना चाहेंगे तो कई वर्ष लग सकते हैं उनको। और अब बारी शरद पवार की इसलिए भी आ गई, एनसीपी की इसलिए भी आ गई है क्योंकि एनसीपी के भीतर भी एक चेहरा, एक मोहरा तो है ही है। अजीत पवार ने जिस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो ये तमाम घटनाएं सभी की नज़रों के सामने हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है कि वो एनसीपी में भी बड़ी टूट को अंजाम दे। लेकिन देखते हैं कि शरद पवार जिस तरीके से बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बिठाए हुए, क्योंकि नागालैंड में जो सरकार का गठन हुआ उसमें उनका समर्थन मिला, उनकी पार्टी उस गठबंधन की सरकार में शामिल हुई, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के फ़िलहाल तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी उनकी पार्टी में भी टूट करवा सकती है, लेकिन इस तरीके के संकेत ज़रूर बन रहे हैं। आखिरी छोटा सा सवाल, शिंदे की यहाँ पर यही शर्त रही कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी से गठबंधन तोड़ना है, तो आपको क्या लगता है रश्मि ठाकरे क्या वाकई में यहाँ पर पूरी पार्टी को एकजुट कर पाएंगी? क्या वाकई में पूरी पार्टी को मना पाएंगी यहाँ पर 40 विधायकों को? क्या वाकई में आपको लगता है अगर मना लेंगी तो अध्यक्ष पद यहाँ पर रश्मि का होगा या फिर उद्धव का?
देखिए रश्मि ठाकरे ज़ाहिर सी बात है ठाकरे परिवार से होने के नाते राजनीतिक जो है तमाम आप कह सकते हैं कि सूझबूझ को बेहतर ढंग से समझ रही हैं और ऐसे में सामना के तौर पर जो उनको संपादकीय पद दिया गया तो ज़ाहिर सी बात है उस पद पर रहते हुए उन्होंने कई राजनीतिक बारीकियों को जो है करीब से जाना है, समझा है। तो ऐसे में उनकी कई रणनीतियाँ जो है वो शिवसेना पार्टी के पक्ष में कारआमद साबित भी हो सकती है और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे से जो कुछ नहीं हुआ वो रश्मि ठाकरे करके दिखा दे, क्योंकि ऐसी जो है कई राजनीतिक घटनाएं हमने देखी भी हैं। तो उनके लिए एक बड़ा मौका है खुद के राजनीतिक अस्तित्व को साबित करने का, क्योंकि इस समय ठाकरे परिवार से किसी न किसी को आगे बढ़कर इस मामले में पहल करना ज़रूर पड़ेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या वाकई में रश्मि ठाकरे अब एक्टिव किए जाएंगी, क्या वाकई में यहाँ पर रश्मि ठाकरे एकनाथ शिंदे की उस शर्त को मानेंगी। अगर वो शर्त मान ली जाती है तो शिवसेना शायद एकजुट हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का यही कहना है कि एक भी विधायक की अगर हार होती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से उस सफल मुकाम पर पहुँचाने के लिए रश्मि ठाकरे उनका हाथ एक बार फिर से थामती हुई नजर आएंगी और रश्मि ठाकरे यहाँ पर पूरी शिवसेना को एक करने में क्या वाकई में सफल होंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी यहाँ पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? शिवसेना का नए अध्यक्ष के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे ही रहने चाहिए क्योंकि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें मिल गया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें नया अध्यक्ष घोषित किया गया। अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या उद्धव ठाकरे को यहाँ पर एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए या फिर रश्मि ठाकरे। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।